हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साने वालेज क्लासेस। आज हम आप लोगों के सामने चैनल के माध्यम से 12वीं कक्षा में जितने भी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का सटीक आंसर जो है आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और जितने भी असाइनमेंट दिया गया केवल असाइनमेंट वाइज आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग अपना असाइनमेंट जो है चैप्टर 1 जो क्लास में दिया गया था वो निकाल लेंगे। चैप्टर 1 इस तरह से इसको निकाल लेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है कि आप लोगों को बताया जाएगा। तो चैप्टर 1 जो है जिसको कहते हैं जीवों में जनन, जीवों में जनन, यानी ये 2024 एग्ज़ाम के लिए ये ट्रिपल भी साबित होगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसको पूरी बढ़िया तरह से समझना है और कहीं भी कोई दिक्कत हो उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? तो जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, क्वेश्चंस को समझना है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। यानी दुनिया में जितने भी जीव होंगे वो सभी कैसे वो सभी अपनी संख्या को जब बढ़ाते हैं तो इससे उसको क्या लाभ होता है, तो वो सब देखेंगे। तो आंसर इसका हम लोग डील करेंगे कि जीवों के लिए जनन निम्न प्रकार से अनिवार्य है। सबसे पहला जो कारण है उसको हम लोग कहते हैं जाति के निरंतरता के लिए, जाति के निरंतरता के लिए। दूसरा जो कारण है उसको कहते हैं विभिन्नता के लिए, विभिन्नता के लिए। और तीसरा जो कारण है उसको कहते हैं जनसंख्या संगठन के लिए, जनसंख्या संगठन के लिए। और चौथा जो कारण है उसको कहते हैं जीवन के लिए, जीवन के लिए। तो इसके आंसर्स को केवल लिखना ही नहीं है, एक एक करके आपको समझना है कि ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होते चले जाए। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के द्वारा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाए। तो ये अभी आपको लघुत्तरीय प्रश्न करवाया जा रहा है। लघुत्तरीय प्रश्न आपको जो है असाइनमेंट से करवाया जा रहा है चैप्टर 1 से, जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो कहा जाता है कि जीवों के लिए जन्म क्यों अनिवार्य है? तो जाति के निरंतरता के लिए। कहते पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो जिस जैविक प्रक्रिया के द्वारा वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं उसी जैविक प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। तो जनन कोई जीव क्यों करेगा, इससे उसको क्या लाभ है ना, ये पूछा जा सकता है। तो उसमें से सबसे पहला लाभ ये है कि जाति के निरंतरता के लिए उसको जरूरी है। जाति के निरंतरता के लिए, निरंतरता का मतलब होता है लगातार। यानी कि कोई भी जीव अगर आज है कल नहीं रहे तो उसे किस तरह से लोग जाने या वो मिल जाए, यानी अपनी संख्या को वो क्या करता है, जैसे कि आप परिवार में वंश की परंपरा को चलाना कहते हैं कि अगर मान लीजिए उसके पूर्वज नहीं है तो उसके वंश है तो उससे उसको पहचाना जाता है। तो निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी माने पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संख्या उस परिवार में या इस पृथ्वी पर हमेशा बनी रहे, उसी अर्थ को हम लोग कहते हैं निरंतरता। ओके, दूसरा जो एक्सप्लेन करके बताएंगे, व्याख्या करके, कि विभिन्नता के लिए कहते हैं कि जनन अगर नहीं होंगे तो सभी लोग या सभी व्यक्ति या जितने भी जीव होते हैं इस दुनिया में वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न दिखाई नहीं देंगे। तो कहते हैं कि जनन के द्वारा ही बहुत सारे जीव, अगर हम बैक्टीरिया में ही लेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग रूप में और अलग अलग जो है कि प्रकृति में दिखाई देते हैं। अगर हम पौधे ही लेते हैं तो बहुत सारे पौधे हैं जो अलग अलग रूप में और अलग अलग जो है कि प्रकृति में दिखाई देते हैं।
हम मनुष्य की ही बात करेंगे तो मनुष्य भी देखेंगे आप, अलग अलग रूप और रंग, सबका बिल्कुल स्वभाव भी चेंज होता है। तो अगर प्रजनन नहीं होता तो आज इतनी विभिन्नताएं, इतनी वेरिएशन नहीं देखी जाती। तो विभिन्नता के लिए ही प्रजनन की जाती है। तीसरा कारण क्या है? जनसंख्या संगठन के लिए। कहते हैं कि अगर मान लिया जाए पृथ्वी पर जाति की संख्या या सजीव की संख्या अगर दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ती रहेगी तो पृथ्वी का जो संतुलन होगा वो पूरी तरह से क्या होगा? बिगड़ जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो इसीलिए पृथ्वी के संतुलन को बरकरार रखने के लिए, है ना, जनसंख्या संगठन के लिए जनन करना क्या है? अनिवार्य है। ओके। चौथा कारण है जीवन के लिए। जीवन के लिए का मतलब हुआ कि अगर मान लिया जाए आज हम हैं और कल हम नहीं रहे तो हमारा जो वंश होगा वो क्या होगा? हमारे नाम से जाना जाएगा। तो जीवन के लिए का अर्थ हुआ कि जब तक ले अगर मान लिया जाए कि कोई जीव प्रजनन नहीं करता है तो उसकी संख्या या उसके जैसा कोई रूप या उसी का जो है कि जनरेशन कैसे बढ़ेगा। तो अगर मान लिया जाए कि एक बैक्टीरिया जैसे कि बेसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया है मान लिया जाए, और अगर वो बेसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया क्या करता है कि आज हम उसको आइसोलेट कहीं से कर लिए, कल वो आपको नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा, इसके पीछे कारण क्या है कि उस बैक्टीरिया का जनरेशन नहीं हुआ होगा या उस बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन उस समय नहीं हुआ, इस कारण से उसकी संख्या पृथ्वी पर नहीं मिल रही है। तो प्रजनन होने से लाइफ जो होता है वो पृथ्वी पर बरकरार रहता है। यानी लाइफ का मतलब होता है कि पृथ्वी पर नए नए जीव आते रहते हैं, इस कारण से उस जीव को उसके नाम से पहचाना जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम हैं तो हमारे जो भी संतान होंगे तो हमारे नाम से जाने जाएंगे, फिर हमारे संतान के जो संतान होंगे वो उनके नाम से जाने जाएंगे। तो जीवन के लिए का मतलब यही होता है कि जीवों के लिए जनन इसलिए जरूरी है कि जीवन भी जरूरी है। अगर लाइफ नहीं रहेगा, लाइफ अगर चाहिए तो रिप्रोडक्शन करना होगा। यानी नए जीव की उत्पत्ति जो होती है वो रिप्रोडक्शन से होगी। तो जीवन पृथ्वी पर कैसे आएगा? जनन से आएगा। फिर से एक बार देखेंगे, जाति की निरंतरता के लिए, विभिन्नता के लिए, जनसंख्या संगठन के लिए और जीवन के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे जिसका नाम होगा जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसका नाम है जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? कौन सी है और क्यों? तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखें? जनन की अच्छी विधि। अच्छी विधि का मतलब हुआ कि जो सबसे सर्वोत्तम हो, अच्छा हो, किसके लिए? पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसके लिए। और क्यों जरूरी हो? तो कहते हैं कि जनन की अच्छी विधि लैंगिक है, लैंगिक है इसलिए क्योंकि इससे उत्पन्न संतति में अनुकूलन पाया जाता है। ओके, अब जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन जो है असाइनमेंट 1 से आपका करवाया जा रहा है, जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों। तो सिंपल वेज में आंसर लिखना है। लघुत्तरीय प्रश्न को इतना इजी से लिखना है कि आपको उस समय एग्जाम के टाइम में रटना ना पड़े, झट से याद हो। तो जनन की अच्छी विधि लैंगिक है इसलिए क्योंकि इससे उत्पन्न संतति में अनुकूलन पाया जाता है। अनुकूलन का मतलब हुआ कि सहनशीलता। पृथ्वी पर जितने भी संगठन अगर मान लिया जाए उसको कठिनाइयाँ आती है तो वो सभी को वो क्या करता है कि पूरी तरह से वो अनुकूलित हो जाता है उसके प्रति, हर चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है, एडेप्टेड हो जाता है ना। और एडेप्टेशन सबसे ज़्यादा अगर आपको मिलेगी तो मिलेगी लैंगिक जनन में, इसलिए
क्योंकि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, इसलिए इसे बाय पेरेंटल या डाई पेरेंटल हम इसको कहते हैं। और दो पेरेंट जैसे ही इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो दोनों पेरेंट क्या होते हैं, अलग अलग जो है कि अलग अलग तरह के होते, एक ही तरह के नहीं होते। इस कारण से जब 2 अलग अलग तरह के जनक होंगे और वो दोनों आपस में उसका जो गैमिट होगा, यानी उसका जो गैमिट होगा वो फ्यूजन करेगा, यानी दोनों का जो युग्मक जब संलयन करेगा, जब मिलेगा तो मिल करके क्या बनाएगा, मिल करके क्या बनाएगा, एक नया जीव आएगा पृथ्वी पर। और उस नए जीवों में उन दोनों जनक से ज़्यादा सहनशीलता प्रकृति में किसी भी पर्यावरण में कहीं पर भी ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने कहा कि जनन की अच्छी विधि लैंगिक है, और इसलिए क्योंकि इससे उत्पन्न संतति में अनुकूलन ज़्यादा पाया जाता है, अनुकूलन पाया जाता है। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति को कलोन क्यों कहा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को कलोन क्यों कहा जाता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, तो इसको आराम से इसको उतारिए। चलिए, तो आप लोग उतार लिए बढ़िया से। देखिए अब इसका आंसर जो होता है वो क्या होगा। कहते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। क्लोन क्यों कहा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा क्लोन का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि कह सकते हैं टू कॉपी या फोटो कॉपी कह सकते हैं, एक जैसा जीरोक्स कॉपी की तरह। आंसर क्या लेंगे, लिखेंगे कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। कहने का मतलब यहाँ क्या है ये जानिएगा। कहते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें आकारिकी का मतलब होता है जीवों के बाह्य संरचना। बाह्य संरचना में आपका उसका आकृति आ जाता है और उसका रंग आ जाता है, ये हुआ बाह्य संरचना। और आनुवांशिक का मतलब हो गया उसके जीनोटाइप्स, यानी कि कह सकते हैं उसके जीन संरचना। तो कहा जाता है आकारिकी और आनुवांशिक रूप से बिल्कुल क्या होगा, समान होता है। इसीलिए हम लोग अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जितने भी नए जीव होंगे उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस को बढ़िया से उतारिए और स्क्रीनशॉट लेकर के या तो फिर कॉपी राइट डाउन कर लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो कह रहा है उसका नाम है कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन द्वारा बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों प्राप्त होते हैं। सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो क्या है कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों प्राप्त होते हैं।
यानी कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं कि इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि इसमें विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। बस एक ही लाइन में इसका आंसर जो है कि हम लोग क्लियर कर देंगे कि लैंगिक जनन जो होते हैं, कोई भी जीव अगर लैंगिक जनन कर रहा है तो आप क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि जीवित रहने के अच्छे अवसर इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि इसमें विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नता। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अलैंगिक द्वारा बनी संतति, अलैंगिक जन्म द्वारा बनी संतति और क्या होता है कि बनी संतति लैंगिक जन्म बनी संतति से किस प्रकार भिन्न, यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन करता है उससे उत्पन्न होने वाले संतति और जो लैंगिक जनन करता है उससे उत्पन्न होने वाले संतति के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल तरीके से आंसर। तो कहते हैं इस प्रश्न को पहले आप लिख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। ये आपका क्वेश्चन। फिर से एक बार सुनिए क्वेश्चन। जो लैंगिक जनन कर रहा है उसके संतति जो होते हैं वो कैसा होगा, और जो अलैंगिक कर रहा है उसके संतति कैसा होगा, इसको देखना है। तो आंसर लिखने का तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों में अंतर निम्न प्रकार है। तो इसमें से एक तरफ हम लोग कॉलम बना लेंगे ऐसे करके, है ना। तो एक तरफ क्या करेंगे, इस तरह से कॉलम बना लेंगे और कॉलम बनाने के बाद एक साइड लिखेंगे अलैंगिक जनन संतति और एक तरफ लिखेंगे लैंगिक जनन संतति। ओके, इस तरह से लिखेंगे और यहाँ नंबर डालेंगे कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति कैसा होता है और लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति कैसा होता है। तो कहते हैं कि इसके संतति बहुत ही आसानी पूर्वक बता रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज, एक बार भी याद होगा। इसके संतति क्लोन कहलाते हैं और इधर लिखना है कि यह क्लोन नहीं कहलाते, बहुत सिंपल टेक्निक है। दूसरा अंतर, ज़्यादा नहीं, 2 अंतर से ज़्यादा लिखना ही नहीं है। दूसरा अंतर आपको क्या लिखना है वो देखिएगा। दूसरा अंतर सिंपल, दूसरा अंतर क्या लिखना है कि इसमें अनुकूलन नहीं पाया जाता है। ये लिखना है इसमें कि इसमें अनुकूलन पाया जाता है। सिंपल हो गया। बस यही 2 अंतर लिखना है कि आप देखिएगा कि जितने भी अलैंगिक जनन करने वाले संतति होते हैं उसमें क्या होता है कि उन सभी जीव में आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से सारे संतति जनक से मिलते हैं, यानी पेरेंट के सिमिलर होते हैं। इस कारण से हम उसे क्या बोलते हैं, संतति, एक क्लोन कहेंगे। लेकिन इसके संतति जो है कि पेरेंट से बिल्कुल नहीं मिलता है,
इसलिए हम इसको बोलते हैं ये क्लोन नहीं होते। इसमें अनुकूलन क्या होता है, नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें जब कोई दूसरा गुण मिला हुआ नहीं है तो इसमें किसी प्रकार का एडेप्टेशन नहीं होगा। अर्थात इस कोई भी इन्वायरमेंट में अगर इसको आप देखिएगा कोई भी पर्यावरण में, तो लाइफ को अधिक समय तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें अनुकूलन यानी एडेप्टेशन नहीं पाया जाता है। किसी भी परिस्थिति में ढलने की जो क्षमता होती है ढलने का, वो इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें अनुकूलन पाया जाता है इसलिए क्योंकि ये किसी भी मौसम में या किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्टेड यानी अनुकूलित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स के क्या आते हैं, गुण आते हैं। दो पेरेंट्स के गुण आने के कारण इसके डीएनए और इसका क्रोमोसोम बिल्कुल क्या होता है, चेंज होता है, जिससे इसके अंदर अधिक पर्यावरण में, किसी भी पर्यावरण में सहने की ताकत इसके अंदर आ जाती है। ओके, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो फिर कॉपी डाउन करेंगे। बस इसी तरह से एनर्जी के साथ एकदम पढ़ते जाइए और हर एक क्वेश्चन को आपको करवाया जाएगा। तो अभी तक आपका 5 क्वेश्चन हुआ है लघुतरीय चैप्टर 1 से, और वे भी करवाएंगे। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी डाउन कर लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है अब 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? कायिक प्रवर्धन का देखिए एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कायिक जनन भी बोलते हैं, या एक नाम और होता है वृद्धि जनन। क्या होता है? वृद्धि जनन। तो इस तरह से ये सारे नाम आप भी नोट कर लेंगे दिमाग में, अपना कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। हो सकता है एग्जाम में कायिक जनन शब्द नहीं दे करके कायिक प्रबंधन नहीं दे के कायिक जनन दे दे, या हो सकता है कायिक जनन नहीं दे के क्या दे दे, वृद्धि जनन दे दे। सबका मतलब सेम होगा, आंसर भी इसका क्या होगा आपके सामने लिखेंगे, सेम होगा। तो अब कहा जाता है कि वह अलैंगिक जनन, क्योंकि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्लास में आप लोगों को बताया गया था। वह अलैंगिक जनन जिसमें पौधे नए पौधे को कायिक भाग से बनाता है कायिक जनन कहलाता है। ओके, अब इसी को जो है कि आप नीचे एरो मार के लिखिएगा कि कायिक भाग को कायिक प्रोपेगुलस कहा जाता है। कायिक भाग को क्या बोलते हैं? कायिक प्रोपेगुलस कहा जाता है, या इसी का दूसरा नाम होता है कायिक इकाई कहा जाता है। ऐसे करके आप इसको नोट कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चंस का आंसर सटीक ये है, लेकिन आपको 1-2 लाइन जब जोड़ते हैं तो आपका स्कोरिंग मार्क आता है, और जो एग्जामिनी होंगे, जो आपके पेपर को चेक करता है, वो काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाता है और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको आता है कि भाई स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो ये सारे वर्ड जो है मसाला लगाने का काम करता है। चलिए, तो कायिक भाग को कायिक प्रोपेगुलस कहा जाता है। नेक्स्ट जो अगर हम मान लीजिए एरो करके लिखते हैं कि कायिक प्रोपेगुलस जड़, तना, पत्ती, राइजोम, ट्यूबर, ईटीसी होते। बस इतना ही पॉइंट हम लोग जोड़ देंगे तो कायिक जनन क्या है इसका परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसानी पूर्वक।
तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी डाउन कर लें। और अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को पाया है। क्यों? यानी ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। अपनी जटिलता के बावजूद कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को पाया है। क्यों? तो इसका सबसे सिंपल आंसर आप खुद जानते हैं कि जो लैंगिक जनन करता है उसमें विभिन्नताएं यानी वेरिएशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अर्थात उसमें समसूत्री अर्धसूत्री दोनों तरह के विभाजन होते हैं और उसमें गैमेटिक फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशंस होते हैं, निषेचन होता है, ये लिंग युग्मक का संबंध, ये संलयन होता है। तो हम कहेंगे कि इतना ज़्यादा वर्ड आप लोग जानते हैं, लैंगिक जनन का जो की पॉइंट है ये आपको पता है, लेकिन जब आंसर पूछ दिया जाए, क्वेश्चन जब दे दिया जाए कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को पाया है, क्यों? तो इसका आंसर तुरंत आपसे बनना चाहिए। कैसे? देखिए, कहिएगा, इसलिए पाया है क्योंकि इससे विभिन्नता अधिक उत्पन्न होते हैं जो जीने के अवसर प्रदान करता है, ये काफ़ी सिंपल हो गया कि अगर मान लिया जाए कि जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा वो पृथ्वी पर जो है बहुत समय तक जो है कि जीवित रहेगा और अपने आप को अनुकूलित करते रहेगा। तो ऐसा किसके साथ होगा? जो जीव क्या होगा? जटिल होंगे, है ना। उसकी जो शरीर की जो संगठन होती है वो जटिलता के अनुसार होगा, तो अधिक समय तक पृथ्वी पर वो रह सकता है। दूसरी बात कहते हैं कि आपको बताया गया होगा कि चैप्टर 7 में एक टॉपिक था जिसका नाम था डार्विनिज्म या डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो डार्विन के सिद्धांत में आपको बताया गया था कि डार्विन ने एक वर्ड कहा था कि जिसके पास क्या होता है वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं उसे पृथ्वी क्या करता है, उसे प्रकृति क्या करता है? सेलेक्ट करता है। किस लिए सेलेक्ट करता है? मरने के लिए नहीं, उसको सेलेक्ट करता है जीवन जीने के लिए। इस पृथ्वी पर लंबे आयु प्रदान करता है उसको। ये जो नेचर है उस व्यक्ति को लंबे आयु प्रदान करेगा जो व्यक्ति हर एक मौसम में अपने आप को ढाल लेता हो या अपने शरीर को एडेप्टेड कर लेता हो या अपने शरीर को एडजस्ट कर लेता हो। केवल मनुष्य ही नहीं, दुनिया में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, सभी के पास ऐसा गुण होता है। अर्थात जो लैंगिक जनन करेंगे उसी के पास जीने के अच्छे अवसर प्राप्त होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, ये आप समझ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत हल्का है। कहता है कि व्याख्या करें कि अर्धसूत्री एवं युग्मक जनन हमेशा अंतर संबंधित है। अर्धसूत्री मतलब मियोसिस और जिसका नाम है युग्मक जनन हमेशा अंतर संबंधित है। कैसे? देखिए, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याख्या करेगी यानी कि एक्सप्लेन, व्याख्या करेगी अर्धसूत्री एवं युग्मक जनन हमेशा अंतर संबंधित है। तो इसका आंसर होगा सिंपल। क्या होगा आंसर? कि अर्धसूत्री
अर्धसूत्री विभाजन 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 युग्मक जनन में होता है जिससे युग्मक का गुणसूत्र जिससे युग्मक का गुणसूत्र अलग हो जाता है ओके, अलग हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन युग्मक जनन में होता है, युग्मक जनन के दौरान होता है, दौरान होता है। यानी ऐसे लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मक जनन होता है जिससे युग्मक का गुणसूत्र अलग हो जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित है। अर्थात अगर युग्मक जनन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन जरूर होगा, और अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो युग्मक जनन जरूर होगा। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि अगर युग्मक बनेगा तो अर्धसूत्री विभाजन से ही बनेगा, और अगर मान लिया जाए हाँ शुरुआत युग्मक बनाने के लिए समसूत्री विभाजन करता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन उसको लास्ट में पूरी तरह से युग्मक को बना देता है। किसके अंदर, प्राथमिक लिंग के अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर बना देता है। तो कहा जाता है कि जब तक ले अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो युग्मक भी नहीं बनेगा, और अगर युग्मक बनना शुरू हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन जरूर ही उसमें भाग लेगा। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो फिर कॉपी नोट कर लेंगे। अभी तक लघुत्तरीय प्रश्न ही चल रहा है, और अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि प्रत्येक पुष्पीय भाग पहचाने तथा इसके n या 2n लिखें। कहते हैं कि प्रत्येक पुष्पीय भाग पहचाने और n या 2n लिखें। यानी ये पोलाइडी लेवल कह रहा है लिखने के लिए। आप लोग को पोलाइडी लेवल क्लास में बताया गया था, उसी से प्रश्न ये हम प्रश्न इसको बनाए हैं, उसी के प्रश्न को यहाँ पर डील किए हैं कि ओवरी असाइनमेंट में, कि ओवरी है पहले दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ है एंथर, उसके बाद दिया हुआ है आपका एग दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है मेल गैमेट, आपके क्वेश्चंस में, असाइनमेंट के क्वेश्चंस में दिया हुआ है ना, और उसके बाद है जाइगोट है। तो आप लोग को बताया होगा ओवरी जब भी होता है तो 2n होगा, एंथर जब होगा तो n होगा, सॉरी एंथर क्या होगा आपका 2n होगा, और एक क्या होगा n होगा, क्योंकि ये ओवुलित होता है। मेल गैमेट में n होगा क्योंकि ये भी ओवुलित होता है। जाइगोट आपका 2n होगा क्योंकि इसमें नर मादा दोनों युग्मक का मिलन होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। कहते हैं बाह्य निषेचन की व्याख्या करें एवं हानि बताएं। बाह्य निषेचन की व्याख्या करें एवं हानि बताएं। तो इसके क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, उसके बाद आपके आंसर को बताया जाएगा। तो इसको आप बढ़िया से राइट आउट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है कि बाह्य निषेचन की व्याख्या करें व हानि बताएं। तो आंसर इसका लिखेंगे कि वह निषेचन जो जनक शरीर से बाहर या बाह्य माध्यम में होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन कहलाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वह निषेचन जो जनक शरीर से बाहर बाह्य माध्यम में होता है। यहाँ पर बाह्य माध्यम अगर पूछा तो आप क्या बोलिएगा, जल यानी कि वाटर। ओके, तो बाह्य माध्यम में होता है, निषेचन कहलाता है। अब इसके हानि क्या होंगे,
एग्जाम्पल्स क्या दीजिएगा, तो आप दीजिएगा एग्जाम्पल इसका बेढक दे सकते हैं, बतस दे सकते हैं यानी कि फिश। और अगर मान लीजिए इसका हानि पूछा जा रहा तो क्या दीजिएगा कि परभक्षी के यानी आगे हम लगाएंगे कि युग्मक या जीव परभक्षी के शिकार हो जाते हैं, ये इसके हानि हो गए। यानी कि अगर कोई भी जीव अगर मान लिया जाए युग्मक को बाहर कर रहा है, नर मादा युग्मक को, तो वो युग्मक जब जायगोट बनेगा और जायगोट से जब लार्वा बनेगा तो उसके लार्वा क्या होंगे कि डेवलप नहीं कर पाएगा, आगे विकसित नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई परभक्षी जो जलीय प्राणी है उस वाटर में यानी नदी तालाब पोखर में, वहाँ पर वो क्या करेगा, उस जीव को खा जाएगा, यानी कि उसका भक्षण कर लेगा, प्रीडेशन कर लेगा, तो परभक्षी के शिकार हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी डाउन कर लीजिए ठीक से। उसके बाद आपका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और है एक दो, उसको तो हम आपको करवाते हैं, जिसका नाम है जूस्पोर तथा जनन के बीच अंतर लिखें। 11 नंबर का प्रश्न है कि जूस्पोर तथा युग्मनज के बीच अंतर, जूस्पोर तथा युग्मनज के बीच अंतर लिखें। तो इसका आंसर क्या होगा कि जूस्पोर तथा युग्मनज के बीच अंतर निम्न प्रकार है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से लिखिएगा। चलिए तो आप देखिएगा कि जूस्पोर तथा युग्मनज के बीच अंतर निम्न प्रकार कैसे है, उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से एक तरफ आप लिखेंगे, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो एक तरफ देखेंगे जूस्पोर, एक तरफ लिखेंगे युग्मनज इसको बोलेंगे युग्मनज। इस तरह से कॉलम बनाएंगे जिससे हम अंतर वाला कॉलम बनाते थे। तो पहला इसका जो है कि अंतर इसमें लिखिएगा कि जूस्पोर कैसा होता है, तो कहते हैं कि यह चलनशील होता है। जूस्पोर क्या होगा, मोटाइल, यानी कि ये गति करता है। और यहाँ इधर लिखना है यह ओ चलनशील होता है, ओके, देख लीजिए। उसके बाद फिर आपको जो है कि यहाँ देखिएगा नेक्स्ट दूसरा अंतर हम यहाँ देखते हैं। दूसरा अंतर हो जाएगा, दूसरा अंतर देखिएगा कहते हैं कि यह अलैंगिक जनन की इकाई है, यानी ये अलैंगिक जनन में ही रहेगा। और इधर हो जाएगा यह लैंगिक जनन की इकाई है, ओके। तीसरा हम लोग लिखेंगे, यह अगुणित या द्विगुणित होते हैं। और इधर हम लिखेंगे तीसरा, यह हमेशा द्विगुणित होते हैं, ओके, इस तरह से। चलिए तो ये आपका जो है कि क्वेश्चंस हो गए। अब इसको बढ़िया से लिखिएगा। उसके बाद फिर अगला 12 नंबर क्वेश्चन सब लोग देखें। 12 नंबर क्वेश्चन है कि युग्मक जनन एवं भ्रूण निर्माण के बीच अंतर देखिए। काफी सिंपल है, देखिए युग्मक जनन एवं भ्रूण निर्माण
के बीच अंतर लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि युग्मक जनन एवं भ्रूण निर्माण के बीच निम्न अंतर है, निम्न अंतर है। तो एक तरफ लिखेंगे जिसका नाम होगा युग्मक जनन, एक तरफ लिखेंगे भ्रूण निर्माण, भ्रूण निर्माण लिखेंगे। तो इसका पहला जो अंतर हो जाएगा उसका नाम होगा कि सिंपल से हम लोग लिखेंगे युग्मक जनन, यानी कि युग्मक प्राथमिक लिंग अंग में युग्मक का बनना युग्मक निर्माण कहलाता है। सिंपल हो गया। इधर लिखेंगे कि द्वितीय लिंग अंग में भ्रूण का बनना भ्रूण निर्माण कहलाता है, भ्रूण निर्माण कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी जीव होंगे उसके प्राथमिक लिंग अंग में अगर भ्रूण बन रहा है तो उसको युग्मक जनन कहोगे, और यदि द्वितीय लिंग अंग में उसका भ्रूण बन रहा है तो उसको बोलेंगे भ्रूण निर्माण बोलेंगे। अब कहा जाता है कि दूसरा अंतर अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देखिएगा दूसरा अंतर इसका कि जो युग्मक होगा वो कैसा होगा, अगुणित होगा। अब भ्रूण जो होगा वो कैसा होगा, द्विगुणित, यानी ये बहुकोशिकीय होगा। तो यहाँ देखेंगे दूसरा अंतर देखेंगे कि युग्मक एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और दूसरा लिखेंगे कि यहाँ पर जो भ्रूण होगा, भ्रूण बहुकोशिकीय होते हैं, भ्रूण बहुकोशिकीय होते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका क्लियर। इसको ध्यान से देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न आपका क्लियर हो गया असाइनमेंट से। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या है, कहते हैं कि एक पुष्प में निषेचन के पश्चात परिवर्तनों की व्याख्या करें, परिवर्तनों की व्याख्या करें, व्याख्या करें। आंसर इसका हो जाएगा कि एक पुष्प में निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात परिवर्तन निम्न प्रकार से आता है, तो सबसे पहला परिवर्तन है कि उसके जो अंडाशय भित्ति होंगे वो क्या बना देगा, फल भित्ति बना देगा। क्या बना देगा, फल भित्ति, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा जो होगा, जो इसका बीजांड होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, बीज में। उसके बाद तीसरा जो होगा, इसका जो कैलिक्स और कोरोला जो होंगे वो ये नष्ट हो जाते हैं। कैलिक्स और कोरोला जो होता है, कैलिक्स एवं कोरोला क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। उसके बाद अगला है कि इसका जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस भी क्या हो जाते हैं,
डीजेनरेट हो जाता है। किस में डीजेनरेट हो जाता है? तो काली मिर्च में। काली मिर्च में क्या हो जाता है? रीजेनरेट हो जाता है। ओके, तो इसको आप तेजी में कॉपी डाउन करें और इसको लिखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम आपको बताते हैं। इसको कॉपी डाउन कर लें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। कुछ द्विलिंगी पुष्प के वैज्ञानिक नाम आपको लिखने के लिए कह रहा है, इसको आप लिखेंगे। ठीक है, ओके। चौदह नंबर है कि कुछ द्विलिंगी पुष्प के वैज्ञानिक नाम लिखें। जैसे एक नंबर में आपका दिया हुआ है उरहुल। उरहुल, तो उरहुल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? उरहुल का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो क्या होगा? हेलियंथस हिबिस्कस रोजा। हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस। और दूसरा हो जाएगा जिसका नाम है, दूसरा क्वेश्चन से बटर, तो पाइजम सटाई भम होगा। पाइजम सटाई भम। और तीसरा हो जाएगा जिसका नाम है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का हो जाएगा हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। उसके बाद हो जाएगा अरहर, तो इसका हो जाएगा केजानस केजन। और जितने भी वैज्ञानिक नाम होंगे सभी के नीचे अंडरलाइन होगा। ये नियम है आपका जब हाथ से लिखा जाता है। दो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार जो है कि इसको लिखा जाता है। ठीक है, ओके। अब लास्ट में जो है आपका गेंदा है। गेंदा को हम लोग टैगेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैगेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैगेट्स। ठीक है, ओके। अब 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। ये लघुत्तरीय का लास्ट प्रश्न है। अंड प्रजक प्राणी के उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणी की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है? अंड प्रजक प्राणी के उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणी के तुलना में जोखिम युक्त क्यों होता है? क्यों होता है, ये प्रश्न है। अब इसको हम लोग डील करते हैं कि इसका आंसर सटीक क्या होगा। अब इसको कॉपी डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट। ओके, तो इस लास्ट लघुत्तरीय प्रश्न को आप देखिएगा। इसका आंसर क्या होगा कि इसका जो आंसर है काफ़ी सिंपल लिखना है कि अंड प्रजक प्राणी का विकास शरीर से बाहर होता है, जबकि बाहर होता है अन्य प्रजक प्राणी के शरीर का, अन्य प्रजक प्राणी का विकास शरीर के बाहर होता है। इसलिए सजीव प्रजक की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है। सजीव प्रजक की तुलना में क्या होते हैं? अधिक जोखिम युक्त होता है। ठीक है, देखते हुए कि जो ओविपेरस होते हैं, अंड प्रजक बने ओविपेरस, जो ओविपेरस होते हैं उसमें आप देखेंगे कि अंडा शरीर से बाहर देता है
तो बाहर ही उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है नए जीव में। तो उस समय उसको काफ़ी जैसे तापमान से खतरा होता है, आर्द्रता से खतरा होता है, या किसी परभक्षी का भी डर होता है, तो उसमें काफ़ी जोखिम देखने को मिलता है। लेकिन सजीव प्रजक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सजीव प्रजक प्राणी का जो डेवलपमेंट होता है उस शरीर के भीतर होता है, और वो पूरी तरह से परिपक्व होकर यानी डेवलप होकर शरीर से बाहर निकलता है। इसलिए आपका जो है ये जोखिम युक्त ज़्यादा होगा। कौन? ओविपेरस प्राणी वाले। तो आप लोगों को आज जो है चैप्टर 1 लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो के द्वारा आपको जो है कि कराया गया है, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होंगे चैप्टर 1 के वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा। तो अभी तक अगर मान लिया जाए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और दूसरी बात ये है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड 2024 के एग्ज़ाम के लिए, वो सभी आपको जो है कि करवाया जाएगा। असाइनमेंट में भी वो आपको सेलेक्ट करके बताया जाएगा जो इस बार आने वाला होगा। तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर वेट करें। ओके, थैंक यू।